आज सुनिए समकालीन हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध लेखिका नीला प्रसाद की लिखी हुई कहानी दहन। मेरी जुबानी। मैं हूं सीमा सिंह। मेरा सर्वस्व था उस घर के अंदर, पर नहीं, अब मेरा कुछ भी तो नहीं बच रहा था वहां। मैं टैक्सी से उतरकर सोसाइटी गेट के बाहर खड़ी हो गई। भीड़ बहुत है, कारों का झमघट इतना कि आगे बढ़ना मुश्किल। दूर से ही दिख रहे हैं तीसरे तल्ले पर बालकनी में ठुसे खड़े लोग, कैमरामैन और जर्नलिस्टों की भीड़। हाँ, भीड़ के कई चेहरे मेरे पहचाने हुए हैं। बालकनी में ये हाल है, तब 3 बेडरूम के फ्लैट के अंदर का नज़ारा कैसा होगा, अनुमान लगाना मुश्किल नहीं। पर मैं तो अनुपम से अकेले में मिलना चाहती हूँ, इसीलिए भीड़ मुझे खल रही है। अकेले में मिलना अब संभव नहीं लग रहा, लिहाजा अंदर जाने से हिचक रही हूँ। मुझे गेट पर खड़े देख सिक्योरिटी वालों ने पूछ लिया, कहाँ जाना है मैम? मैंने भीड़ भरी बालकनी की ओर इशारा कर दिया। इतने तनाव में फ्लैट नंबर सचमुच याद नहीं आ रहा। गेस्ट रजिस्टर में एंट्री हो गई, मुझे अंदर भेज दिया गया। पाँवों को रास्ता अच्छी तरह याद है। मैं सही जगह पहुंची और लिफ्ट का इंतजार किए बिना सीढ़ियां चढ़ गई। फ्लैट के अंदर फिके पड़े जूते चप्पल, बिखरे फूल पंखुड़ियाँ, रस्सी के टुकड़े, घास फूस और अंबार गुलदस्तों का। मैंने भी चप्पल उतार दी और दिल कड़ा करके अंदर घुस गई। अनुपम सामने ही दिख गया, जमीन पर लेटा हुआ, परम शांत। मैंने पिछली बार देखा तब से उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ लग रहा है। दिन भर खाते पीते रहने की पुरानी आदत, साथ में तंबाकू शराब की लत। अनुपम जिंदगी में अराजक रहा और प्रेम में भी, पर अभी आंखें बंद किए चुपचाप लेटा हुआ वो किसी आज्ञाकारी बच्चे सा दिख रहा है, मासूम। मैं उसे गले लगाना चाहती हूँ, एक बार, आखिरी बार, अकेले में। उससे कुछ पूछना, उसे कुछ बताना चाहती हूँ, जिसका मौका अनुरोध करने के बावजूद उसने दिया नहीं। मैं कोने में खड़ी इंतजार करने लगी। आंखें खोलेगा क्या? कभी नहीं। कुछ साथी जर्नलिस्टों ने मुझे पहचान लिया, मिलने आए और कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे सांत्वना के शब्द। पर गनीमत है कि वो नहीं आई। पहचानती नहीं थी ना मुझे। वो यानी अनुपम की सर्वस्व, उस अनुपम की सर्वस्व जो सालों तक मेरा सर्वस्व रहा। वो बार बार अंदर के कमरे से इस कमरे में आ जा रही थी, चेहरा तनावपूर्ण, आंखों में आंसू जबरन रोके, व्यग्र और बेचैन। भारतीयों की भीड़ में वही है एकमात्र विदेशी, इसीलिए बूझ लिया। अनुपम के पापा को भी पहचान लिया मैंने, पर पास जाने या कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। छाती पर हाथ बांधे ऐसे खड़े थे अनुपम के सिरहाने, जैसे अभी अभी बिजली का करंट उनकी पूरी देह को छू गया हो और वे सुदबुद होकर बेजान देहलिए को समझ नहीं पा रहे हों। मैं अनुपम से मुखातिब हुई। अनुपम, इतना वजन बढ़ाकर तुमने ठीक नहीं किया। दिल का दौरा नहीं पड़ता तो और क्या होता। जब तक मेरी निगरानी में थे मैं तुम्हारे वजन पर निगाह रखती थी, फिर तुम चले गए मुझसे मुंह मोड़कर, और आज मिले हो यहाँ इस हाल में कि हम बात तक नहीं कर सकते। क्यों किया ऐसा? एक आखिरी मुलाकात तो कर लेते, जाने का कारण बताते, दिल का हाल साझा कर लेते, दिलासा दे देते। पर लगता है जैसे शादी के बाद से बात हम में बहुत ही कम होने लगी। नहीं, भागदौड़ भरी जिंदगी ठहरी हमारी। हर महीने 2 से 3 हफ्ते हम दोनों दिल्ली से बाहर रहते। छोटी मुलाकात संभव होती भी तो बस वीकेंड पर। गनीमत थी कि हम हर महीने दिल्ली में कुछ दिन साथ साथ गुजार पा रहे थे। इतने छोटे साथ को मैं गृहस्थी के झंझटों में उलझाना नहीं चाहती थी। खाना या तो बाहर से मंगा लेती या तुम्हें साथ लिए माँ के घर चली चलती, यानी कि मेरी माँ के घर। माँ को मेरी तुम्हारी पसंद पता थी। झगड़ा तब होता था जब माँ ने खाना सिर्फ तुम्हारी पसंद का पकाया होता। अपने माँ पिता को ठुकरा चुके तुम मेरी माँ की गोद में लेट जाते और खूब लाड़ जताते। माँ की पसंद का खास पान बनवा कर लाते और कहते, आप कुछ कम उम्र की होती तो मैं आपकी बेटी के बदले आपसे शादी कर लेता। क्या मस्त खाना पकाती हैं, नफासत से घर सजाती हैं, खुद को मेंटेन करके रखती हैं। तुम्हारी बात पर हम सब ठहाका लगाते। तब मैं पकड़ नहीं पाती थी कि इन चुटकियों में मेरे मोटापे और घर गृहस्थी में मन नहीं लगाने के ताने छुपे हैं। मैं तब अपनी अलग दुनिया में मगन जो थी।
आधुनिक स्वतंत्र स्त्री की जैसी जिंदगी की कल्पना अरसे में मन में पलती आई थी, वो साकार हो चुकी थी। मैं और तुम दोनों ही एक विदेशी न्यूज एजेंसी में काम कर रहे थे। दिल्ली में होते तब हम ऑफिस और पार्टियों में साथ ही जाते, दारू सिगरेट साथ साथ पीते। तुम ज्यादा पीने लगते या किसी भी ड्रग को ट्राई करने की हामी भरने को होते, मैं सख्ती से मना कर देती। यहाँ तक कि कई बार इस मुद्दे पर पूरे रास्ते लड़ते हुए हम घर वापस लौटते। मानती हूँ कि मैं तुम्हारे अटपटेपन के कारण ही तुम्हारी ओर खींची। पहले पहल मुझे इतना भर लगा कि तुम्हें जानना दिलचस्प रहेगा और किसी से दोस्ती या प्यार का मतलब जिंदगी भर का साथ होता है। ऐसी गंवार सोच मेरी कभी नहीं रही। हाँ, शादी की बात दूसरी थी। मैं उन दिनों लगभग बेरोजगार थी, बोर होती रहती थी। थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग करती हुई तय करने की कोशिश कर रही थी कि जर्नलिज्म को ही कैरियर बनाऊं कि किसी और राह पर निकल जाऊं। माँ नौकरी करती थी, व्यस्त रहती थी। पापा गुजर चुके और छोटा भाई इतना छोटा कि दोस्त हो सकने के नाकाबिल। मेरी दोस्त जैसी माँ उन दिनों मेरी बीहड़ इच्छाओं, आवारगियों को मार डालने के मंसूबे नहीं पालती थी। ऐसे में एक दिन पोनीटेल बनाए, कमर पर लुंगी नुमा स्कर्ट लपेटे, 3 इंची दाढ़ी वाले तुम मुझे अपनी ही सोसाइटी में आवारागर्दी करते होने के ढब पर टहलते मिले। तो मैंने हेलो बोल दिया। मुझे लगा कि तुम जैसे नमूने से वास्ता मेरी बोरियत कुछ कम तो कर ही देगा। ये शुद्ध इत्तेफाक था कि जिस सोसाइटी में 20 मंजिला टावर 35 की संख्या में हूँ, वहाँ 2,200 फ्लैटों में से किसी 2 के निवासी इस तरह सोसाइटी के अंदर सड़क पर एक दूसरे से सरेआम टकरा जाएं और बाद में शादी कर लें। याद करो अनुपम, वो पहली मुलाकात। शाम का समय था, मैं तुम्हें लेकर घर आई तो माँ ऑफिस से लौट चुकी थी। ये कौन है? तुम्हारे हुलिये पर नजर डालते माँ ने दिलचस्पी से पूछा। मैं तुम्हें ताकती इस अपेक्षा में चुप खड़ी रही कि तुम खुद अपना नाम बता दोगे। तुम्हें घर लाने से पहले तुम्हारा नाम पूछना जो रह गया था। नाम जानने के लिए चाय देनी पड़ेगी, तुमने लापरवाही से कहा, मानो दादागिरी दिखाते कह रहे हो कि नाम पूछने का रुपया लगेगा। माँ ने तुम्हारे चेहरे को ध्यान से देखकर हंसी दबाते कहा, मेरे यहाँ खाली चाय नहीं दी जाती। चाय के साथ जो भी परोसा जाए पूरा खाने का नियम है। मंजूर हो तो रुको, वरना चलते बनो। मंजूर है, तुम बोले। माँ पकौड़े बिस्किट और चाय ले आई। तुम खाने पर टूट पड़े। खाना कब से नहीं खाया था? माँ ने पूछा। कल से। क्यों? अपने कमरे से निकला ही नहीं कि कहीं मुझ पर हमला ना हो जाए। और फिर हमें प्रश्नवाचक निगाहों से ताकता पाकर स्पष्ट किया तुमने, शारीरिक नहीं शाब्दिक हमला। हुलिया बदलो, पढ़ाई कर चुके, अब नौकरी खोजो, अकेले बेटे होने की जिम्मेदारियां निभाओ। ओह अच्छा। जवाब सुनकर माँ और मुझे राहत मिली। ये लड़की बहुत संयोग से मिल गई। पेट भरने को सोसाइटी के बाहर ढाबे पर जाकर उधार करने की नौबत नहीं आई, उसने मेरी ओर इंगित करते हुए कहा। तब ध्यान आया कि इसे भी तो मेरा नाम मालूम नहीं है। तुम बहुत दिलचस्प लड़के हो, आना किसी दिन, अपनी कहानी सुना जाना, पता तो चले कि नई पीढ़ी के मन में चल क्या रहा है। माँ बोली। कहीं तो आज ही सुना दो, तुमने निसंकोच सोफे पर पसरते हुए कहा। तभी अमन खेल कर घर लौटा और अपने हिस्से के पकौड़े किसी और को ठूंसते पाकर नाराज हो गया। पकौड़ा खाते तुम्हारे हाथ रुक गए। मुझे पता नहीं था भाई कि तेरे हिस्से के हैं, ले बाकी बच्चे सारे तू खा ले। वैसे पकौड़े बनाना मुझे भी आता है, कहेगा तो रसोई में थोड़े और तल दूंगा तेरे लिए। तुम्हारे सहजता से कहने पर अमन तुम्हारे बगल में जा बैठा और पकौड़े दनादन मुंह में डालता बोला, कोई नहीं, आप पहली बार घर आए हो तो आज इतने से ही काम चला दूंगा, पर रोज तो नहीं आओगे ना मेरे हिस्से का नाश्ता हड़पने। क्या पता, आ भी सकता हूं। तुम मुस्कुराए। आपने स्कर्ट क्यों पहनी है? दाढ़ी भी मजे की है आपकी, और मैंने अंदर वाले पार्क में टहलते देखा है आपको। हो तो आप लड़के ही ना? अमन ने पूछा तो सब हंस पड़े। और इस तरह तुम पूरे परिवार के दोस्त हो गए। हम तुम्हें जज नहीं करते थे, न पहनावे, न श्रृंगार, न बेरोजगारी भरे भविष्य के सपनों पर। बाप की सुनेगा नहीं और खुद कमाएगा भी नहीं तो तू खाएगा क्या? माँ ने एक दिन तुमसे बेतकल्लुफी से पूछा। वही तो टेढ़ी खीर है आंटी, तुमने उस सांसे भरते हुए कहा। दुनिया मुझे सांचे में ढालना चाहती है और मैं जिंदगी में हर सांचा तोड़कर जीना। पुराने सांचे तोड़कर नए गढ़ो, कमाओ, दुनिया देखो, उड़ो,
नए अनुभवों के आसमान में। क्या रखा है रोज माँ को रुलाने और बाप से लड़ने में? बोर नहीं हो गए इतने सालों से यही करते करते? माँ आज अपने अलग ही रंग में थी। सच यही है कि हो गया हूं बोर, पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जिस दिन नशा करके पड़ रहता हूं, सिर्फ उसी दिन जिंदगी मजेदार लगती है। तुम तो बड़े खतरनाक लड़के हो। मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। किसी कमाते खाते लड़के से जल्दी उसकी शादी करनी है। तुम्हारे साथ भटकती दिखेगी तो शादी में मुश्किल होगी। माँ ने मुस्कुरा कर कहा। तब तुम चौंक कर गंभीर हो गए। बोले, पहली बार कोई लड़की दोस्त बनी है उसे भी छोड़ दो? दोस्त बन गई है तो क्या जिंदगी बर्बाद कर दोगे उसकी? सुनकर तुम सोच में पड़ गए। मैं खड़ी थी वहीं, और पहले हम दोनों में कभी साझा भविष्य को लेकर कोई बात हुई ही नहीं थी। ना तुमने कुछ कहा, ना मैंने सोचा या पूछा। उस पल भी मुझसे पूछ लेने की कोई जरूरत महसूस किए बिना तुमने सीधे माँ से कह दिया, नहीं करूंगा बर्बाद, अगर आप उसे मेरी ही हो जाने दें। ए लड़के, अपनी औकात में रहो। माँ ने शुरुआत भले मस्खरे टोन में की थी, पर अब उनका स्वर कठोर हो गया। तुम्हारे साथ घूमती है तो ये मत समझ बैठना कि अरे गहरे खानदान की है। बहुत अच्छे परिवार की है, उतनी गरीब भी नहीं है। बाप दादे की संपत्ति में जितने की वारिस है, उस हिसाब से नौकरी किए बिना भी ठीक ठाक जिंदगी गुजार लेगी। मैं जात पात नहीं मानती, तब भी उसे तुम जैसे निठल्ले के पल्ले तो नहीं बांधूंगी। माँ का टोन अब नितांत पेशेवर था, मानो ऑफिस में बदतमीजी पर उतारू किसी मातहत को उसकी असली जगह दिखा रही हूं। तुमने मेरी ओर देखा और ढीठ की तरह नजरें गड़ाए देखते रहे देर तक। तब मुझसे पूछा, मैं निठल्ला नहीं रहूं, बुरी आदतें और अजीब कही जाने वाली धज त्याग दूं तो साथ निभाओगी? मैं मुस्कुरा दी। और तब तुमने सचमुच कुछ कर दिखाने की ठानी। मुझे मजा आ रहा था तुम्हें बदलने में, कपड़े चुनने से लेकर उठना बैठना बोलना सिखाने में। ये बात तो मुझे खास गुदगुदा रही थी कि ये सब तुम मुझे पाने की खातिर कर रहे हो। माँ की पहचान से तुम्हें पहली मामूली नौकरी मिली, दूसरी अच्छी नौकरी अपने बलबूते पर। हम दोनों अब जर्नलिज्म में थे, विदेशी न्यूज़ एजेंसी के लिए काम कर रहे थे और साथ ही रह रहे थे। तुमने अपना घर छोड़ दिया, पर मजे की बात यह कि माता पिता को परेशान करने वाले सारे कारण मेरे संपर्क में आने के बाद एक एक करके स्वतः दूर होते चले गए थे। ना तो तुम पोनीटेल बनाने, जानबूझकर विचित्र कपड़े पहनने, लड़कियों की तरह सजने या गहने पहनने में रुचि रखने वाले लड़के रह गए थे, ना ही निठल्ले। तुम आमूल चूल बदल चुके थे, पहनावे से लेकर जिंदगी के प्रति नजरिए तक में। तब एक दिन माँ ने कहा, अब तो तुम सुधर गए हो, जाओ घर और माँ बाप को बताओ कि तुम मेरी बेटी से शादी करने वाले हो। मैं उनका मुंह भी देखना नहीं चाहता, मैं अब और नसीहतें नहीं सुनना चाहता। शादी कर लूंगा तब उन्हें बताऊंगा तक नहीं। ये ठीक नहीं, मैं जाकर बता आती हूँ। वैसे भी मेरी बेटी में खराबी क्या है? तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी, ज्यादा अमीर, तुमसे ऊंची जाति की। हाँ, रंग थोड़ा दबा हुआ है और काया छरहरी नहीं। वो जैसी भी है मैं उससे प्यार करता हूँ। तुम उद्धत स्वर में बोले। तब शादी का निमंत्रण देने माँ खुद गई तुम्हारे घर और तुम्हारे पिता से कहा, बेटे के मिजाज को समझते हुए आपको उसकी शादी में शामिल होना चाहिए, मना क्यों कर रहे हैं? पिताजी बोले, दरअसल हम बेटे को त्याग चुके हैं और वो कहता है कि उसने आप दोनों को त्याग दिया है, पर बच्चे के आगे झुकने में ही बड़प्पन है। आप उसे बुलाइए, बात कीजिए और समझौता कर लीजिए। आखिर आपका इकलौता बेटा है और अब ढंग से कमाने जीने लगा है। अब आएगा माफी मांगने, तब देखी जाएगी। माफी किस बात की? घर छोड़ा, बदतमीजी की, हमें अपमानित करता रहा हमेशा, और अब हमारी मर्जी के खिलाफ शादी से पहले लड़की के साथ रह रहा है। माँ लौट आई, तुम्हारी मित्र मंडली और हमारे तमाम रिश्तेदारों की उपस्थिति में शादी हो गई। हमारे साथ पर कानूनी मोहर लग गई तो मैं निश्चिंत हुई। शादी की शुरुआत में मैंने खूब नखरे दिखाए और तुमने सहे। मैंने तुम्हें बदल दिया था, इस कारण इतराई रहती थी। लोग तुम्हारे बदलाव पर चकित रह जाते। पहनावा ही नहीं, तुम्हारा तो बातचीत का लहजा, उच्चारण तक बदल चुका था। अब तुम नफीस और हाई क्लास वाले थे और मैं वो बेफिक्र पत्नी जिसे लगता था कि मेरा एहसान तुम नहीं भूलते हुए हमेशा मेरे ही रहोगे। पर मैं गलत निकली। माँ तुम्हारा बदलना पकड़ पा रही थी। अक्सर कहती, अनुपम की निगाह भटकने लगी है। भले मैं मानती नहीं,
माँ समझाती, शायद वो घर का बना बनाया खाना, सजी धजी गृहस्थी में रहना पसंद करता है। मैं परवाह नहीं करती। औसत पत्नियों की तरह पकाने खिलाने, साफ सफाई के झंझट से बचे रहने की चाहत मेरी हमेशा से थी, और अपने एहसानों के बदले मैं चाहती थी कि तुम मेरी आदतों के साथ एडजस्ट कर लो। आखिर तुम्हें इतना आधुनिक और गैर पारंपरिक तो होना ही चाहिए था कि आम भारतीय पतियों वाली अपेक्षा मुझसे नहीं रखो। पर फिर मुझ में कोई तो बात दिखी होगी, तभी तुमने मुझे अपनाया। तब भी माँ ने समझाना नहीं छोड़ा। बोली, पति के प्यार के लिए पकाना, घर सजाना वगैरह किया जा सकता है। मैं नहीं कर पाऊंगी, मैंने तल्खी से जवाब दिया। जल्दी ही तुम्हारा बार बार लंदन जाने का सिलसिला शुरू हो गया। तुम लंदन ट्रिप मैनेज कर लेते थे, तुम्हें अपनी बॉस को पटाना आता था। मुझे नहीं आता था अपने बॉस को पटाना। मुझे एजेंसी की इंडिया रिपोर्टर के रूप में अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता और हम महीनों नहीं मिल पाते। मैं भले अनजान थी, तुम्हारे बार बार लंदन जाने के कारणों की खबर शायद तुम्हारे घर तक पहुंच चुकी थी। तुम्हारी माँ ने एक दिन मुझे बुलवा भेजा। क्या बेटे से उनकी सुलह हो गई थी? उन्होंने मुझे घर बुलाकर पारंपरिक तरीके से मुंह दिखाई की रस्म अदा की और लगे हाथों सलाह दे डाली कि मैं थोड़े अरसे नौकरी छोड़कर तुम्हारे साथ लंदन ही बनी रहूं। क्या मुझे अच्छा लगेगा कि तुम अकेले रहते किसी फिरंगन से दिल लगा बैठो? नहीं, तुम्हारा किसी से भी दिल लगा बैठना मुझे गंवारा नहीं था। पर तुम्हारी माँ का प्रस्ताव मैंने हंसकर टाल दिया, क्योंकि तुम्हारे प्यार में आकंठ डूबी मैं तब तुम पर पूरा भरोसा करती थी। तुम नाराज हुए, माँ ने अचानक बुला लिया और तुम दौड़ी चली गई। आखिर क्यों? मैंने बात बदल दी। प्यार को बेरंग करने वाली बहस में क्यों उलझना? माँ ने समझाया कि जब तुम अपने घर वालों की हर इच्छा का विरोध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, तब मेरे एहसानों या शादीशुदा होने का लिहाज तुम नहीं करोगे। आवेग में अकस्मात कोई भी सही गलत निर्णय लेकर आसमान में अकेले उड़ जाने से कतई परहेज नहीं करोगे। पर मैं उनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखती थी। तुम महीनों भारत नहीं लौटे। फोन पर बीमार कहानियां सुनाते मुझे बहलाने की गैर मुनासिब कोशिश करते रहे। तब मैंने लंदन में सोहेल से संपर्क किया। पता चला कि तुम किसी सोफी के साथ रह रहे हो। मैं चकराई। पूछा, क्या वो खूबसूरत और दुबली पतली है? घर खूब सजा धजा कर रखती है? खाना पकाने की शौकीन है? सवाल बेवकूफाना थे, पर जवाब बहुत संजीदगी से दिया सोहेल ने। नहीं, सोफी ना तो सुंदर कही जा सकती है, ना दुबली। अनुपम ने जो नया न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया है, वो उसके मालिकों में से एक की बेटी है। साथ काम करती है। घर की सज्जा या इस बारे में कि वे कैसे रहते पकाते खाते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैंने अपने ऑफिस से पता किया। हाँ, तुम इस्तीफा दे चुके थे। तलाक की बात तो तुम्हारी तरफ से उठनी ही थी, उठी। माँ ने मुझसे कहा कि अनुपम का व्यक्तित्व तो तुम्हारे संपर्क से निखर गया। अब सोफी के संपर्क से वो कैरियर में नई ऊंचाइयां छूने की चाहत रखने लगा होगा। रोकने का कोई फायदा नहीं, तलाक दे दो, जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। मैं क्या यूज एंड थ्रो मटेरियल हूं माँ? मैंने पूछा। माँ ने जवाब नहीं दिया। मैं लिव इन नहीं चाहती थी, इसीलिए शादी तुम्हें करनी पड़ी थी। पता चला कि सोफी शादी नहीं करना चाहती थी, तुम्हारी जबरदस्ती की वजह से उसे करनी पड़ी। क्या अंग्रेज लड़की की वफादारी पर तुम्हें भरोसा नहीं था, किसी भारतीय लड़की की तरह? सोहेल ने हंसते हुए बताया कि शादी के लिए तुमने सोफी के घर के खूब चक्कर लगाए। सोफी और उसके परिवार वालों को मनाने के लिए बहुत पापड़ बेले। तलाक तो दे दिया, पर मैं सीवियर डिप्रेशन में चली गई और अब तक हूँ, 4 साल बीत जाने के बावजूद। अपना घर खाली करके नई सोसाइटी में माँ के नए घर लौटते बहुत तकलीफ हुई। तुम इतने तेज निकले कि अपना काम निकाल कर मुझे फेंक गए, बेलिहाल। और मैं इतनी घटिया कि तुम्हारे इरादे पकड़ तक नहीं पाई। क्या सचमुच ये मेरा मोटापा था, या कि खाना नहीं पकाना, घर नहीं सजाना था असली कारण? सुनकर माँ हंसी और डॉक्टर भी। अगर ऐसे कारणों से शादियां टूटने लगें, तब तो कोई भी शादी बच नहीं पाए। हर चरहरी लड़की माँ बनकर मोटी हो जा सकती है, और कामकाजी लड़की खाना नहीं भी पका सकती है। अनुपम को भी आता है पकाना, तो वो खुद पकाने की पहल क्यों नहीं करता था? पर मुझे तय नहीं था कि लोग सही कह रहे हैं। मुझे जब तक अपराध बोध घेर कर परेशान करने लगता। सोफिया पर तो मुझे तमाम गुस्सा था, और साथ ही थी ईर्ष्या तुम दोनों से। कितने घटिया,
कम मनुष्य निकले तुम दोनों। किसी और के हिस्से का सुख भोगते कोई अपराध भाव नहीं आता सोफी के मन में? और तुम्हारे मन में भी एहसान फरामोश होने का कोई गिल्ट नहीं? आखिर क्यों एक औरत इस तरह किसी दूसरी औरत का घर उजाड़ देती है? मनुष्य को मनुष्यता छोड़ने का हक नहीं मिलना चाहिए, कभी नहीं। मन में उठते तमाम बेतरतीब सवालों, गुस्से और नफरत से जूझती मैं दवा खाकर खुद को कुछ भी नहीं सोच पाने की अवस्था में ले आती, तभी अच्छा महसूस करती। कुछ महीने दवा के प्रभाव में सोए रहने के बाद मैंने नौकरी बदल ली। उस ऑफिस में काम कैसे करती जहां सबको पता था कि तुमने मुझे छोड़ दिया? इतनी अच्छी नौकरी छोड़नी पड़ी एक निहायत ही घटिया आदमी के चक्कर में। अनुपम, तुम अंदर से थे उसी बनावट के, या कि महत्वाकांक्षाओं ने तुम्हें? कमरे के कोने में चुपचाप खड़ी मैं वर्तमान में लौटी। कमरे में हलचल है, अर्थी उठाए जाने की तैयारी की जा चुकी। उठो, कपड़े झाड़ लो, एक बार बाल ठीक करो, ऐसे निकलोगे घर से बाहर? मैंने तुमसे कहा। नहीं, सशब्द नहीं। मुझसे एक बार तो बात करो और कह दो कि जब तक साथ रहे मुझे प्यार करते रहे। मैं सिसकियां रोकने की कोशिश करने लगी, पर तुमने कुछ नहीं कहा, कोई भी कुछ नहीं बोला। लगा जैसे एकाएक सब बाहर निकल गए। कैमरामैन, जर्नलिस्ट, रिश्तेदार, पड़ोसी और पलक झपकते कमरा रुदन के संवेद स्वर के साथ खाली हो गया। सब सीढ़ियों से उतर कर नीचे पहुंच चुके थे और अब अर्थी को गाड़ी में डाल रहे थे। बरामदे में खड़ी होकर ये देखते ही मैंने निकल जाने की सोची। तब लगा कि सासू माँ से मिलकर जाना चाहिए, मैं अपनी ससुराल में हूँ। मैंने खुद को याद दिलाया और अंदर के कमरे में घुस गई। वे बैठी थी बेसुध सी लोगों से घिरी, अनवरत रो रही थी। मैं बिना कुछ बोले पास चली गई और उन्हें गले से लगाते फपक पड़ी। तब उन्होंने चौंक कर देखा मुझे और पीठ पर थपकी देते देर तक आगोश में बांधे रखा। सोफी को खबर भिजवाई गई। मैं ऐसे दुश्मन से मिलना नहीं चाहती थी जिससे नफरत की आग अंदर अब तक धधक रही हो, पर वो भागती हुई आई और मुझे कसकर जकड़ लिया। बोली अंग्रेजी में, तो तुम ही हो निम्मी, जो हो गया उस पर भरोसा कर पा रही हो? ठीक यही सवाल मैं भी उससे पूछना चाहती थी। जो हुआ उस पर भरोसा कर पा रही हो? मेरे हिस्से का सुख छीन कर भोगने की कोशिश की तुमने, पर कहाँ पहुंचा गई जिंदगी तुम्हें? वो तुम्हारे पास गया था तो उसे सही संभाल कर रखती ना। ऐसे कैसे 38 साल की उम्र में हमेशा के लिए चले जाने दिया? अब वो कभी तुम्हारे पास नहीं लौटेगा, भरोसा कर पा रही हो? पर नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, पूछा नहीं। मुझसे अलग होकर सोफी ने अपने दोनों बच्चों के इशारे से पास बुलाया और कहा, आंटी के पांव छुओ। बेटा बेटी आज्ञाकारी भाव से मेरे पांवों की ओर झुकने लगे थे कि मैंने जमीन पर बैठकर दोनों को खुद से चिपका लिया। लंदन में जन्मे पले अंग्रेज माँ और भारतीय पिता के दोनों बच्चे पहली नज़र में माँ की तरह दिखते थे। तब भी मैंने खोज ही निकाली बेटी के चेहरे में छुपी पिता के चेहरे की छाप। 3.5 और 2.5 साल के बच्चे मेरे भी हो सकते थे, पर तब हमने बच्चे नहीं पैदा करने का निर्णय लिया था। मुझे हमेशा तुम्हारे लिए बुरा लगता रहा। अनुपम ने मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें तलाक दिया, जबरन मुझसे शादी की। सोफी ने रोते हुए कहा। तो मैं अपने अंदर कहीं अटक गई। बुरा लगता रहा? सचमुच? वो मेरी सुनता नहीं था। वो बहुत कठिन आदमी था, असंभव किस्म का जिद्दी। देखो शराब ने कहाँ पहुंचा दिया उसे। अपने ही मन की करता रहा हमेशा। मुझसे झूठ बोलकर भी वहां जाता रहा। बोला कि प्यार के काबिल बनना चाहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। सुनता नहीं था, वरना मैं समझा सकती थी, बचा सकती थी। मेरे नन्हे बच्चों को देखो, समझ नहीं आई इन्हें कि क्या हो चुका। किसके प्यार के काबिल बनना था उसे? कहाँ जाता था तुमसे झूठ बोलकर? मन में उठे सवाल मुझसे पूछे नहीं गए। सोफी दुखी थी, समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बातों के सिरे जुड़ नहीं पा रहे, और मैं वैसे भी उससे बात नहीं करना चाहती थी। सासू माँ ने मुझे दोबारा अपने पास बैठने का इशारा किया। अब किस रिश्ते से देर तक यहाँ बैठूं या अपना कोई अधिकार समझूं? मुंह दिखाई में मिला सोने का लॉकेट, कान का बुंदा, साड़ी, चेन, अंगूठी, इतने सामान के अलावा मुझे यहाँ से जोड़ने वाला और कोई तार नहीं। मैं उनके कहे से बैठ तो गई, पर मुश्किल 2 मिनट बीतते फिर से उठ खड़ी हुई। इस बार मैं कुछ नहीं बोली। उनके इशारे पर मुझे नीचे तक छोड़ने को एक महिला साथ आने लगी। जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, मैंने कहा। उन्होंने सुनकर भी अनसुना कर दिया। हम सीढ़ियां उतर कर नीचे आ गए। मैं मेन गेट की ओर बढ़ने लगी। तब वे बोली, सोफी पागल सी हो गई है।
इसे कुछ होश नहीं कि क्या कर और कह रही है। एक तो बॉडी लेकर लंदन से अकेले यहाँ आना पड़ा, वो भी तब जब अनुपम से तलाक बस होने ही वाला था। सारे कागज तैयार हो चुके थे, अरसे से पट नहीं रही थी दोनों में। वे ठिठकी, तब फुसफुसाती सी बोली, अनुपम किसी और को डेट करने लगा। तब बच्चे पैदा कर लेने के बाद भी धोखा देने के लिए सोफी उसे लगातार भला बुरा कहती रहती थी। ये बात मुझे अनुपम की मौत से पहले ही भाभी बता चुकी थी। सोफी रुकेगी शायद श्राद्ध तक। क्या करेगी ज्यादा रुक कर? नहीं ना, आप तो फिर से आएंगी ना, भाभी को अच्छा लगेगा आपका आना। मुझे एक बार फिर से सदमा लगा। सोफी से भी धोखा और तलाक, किसी तीसरी से डेटिंग। सचमुच अनुपम। मैं ठक से खड़ी हो गई, अपने अंदर कोई प्रतिक्रिया तलाशने, गड्ढ-मड्ढ हो रही भावनाएं साधने को। क्या नफरत के पैमाने मुझे किसी गलत चेहरे तक पहुंचा गए थे? ये सब बाद में आराम से सोचा जा सकता था, पर क्या सोफी से दोबारा मुलाकात हो पाएगी कभी? मैंने पाया कि रोती हुई मैं लौटकर एक बार फिर से सीढ़ियां चढ़ने लगी हूं और साथ खड़ी भद्र महिला मुझे चकित भाव से देख रही हैं। नहीं, किसी से कुछ कहना पूछना बाकी नहीं रह गया था। मैं तो बस सोफी को एक बार और गले लगाना, दिलासा देना चाहती थी, अब की बिना किसी नफरत के। अभी आप सुन रहे थे नीला प्रसाद जी की लिखी हुई कहानी दहन। उम्मीद है कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।